A very good evening everyone. I hope you are fit and fine, doing well in your studies. इंग्लिश लिटरेचर स्कूल के सेशन में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम डिस्कस करेंगे 30 बेसिक क्वेश्चन फॉर टीजीटी इंग्लिश कोर्स। सही सुना आपने। आज के जो 30 क्वेश्चन होंगे उनका पर्पस है कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो कितना क्लियर है। इन 30 क्वेश्चंस के माध्यम से आप उसको जज कर सकते हैं। तो आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आपका स्कोर क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप किस एरिया में वीक है, कौन से कंसेप्ट आपके अभी बाकी है, तो आपको एक हिंट मिल जाएगा कि आपको अभी उनको प्रिपेयर करना बाकी है। तो 30 क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, a mild word or phrase that substitutes for another which would be undesirable because it is too direct, unpleasant or offensive। इन 30 क्वेश्चंस में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस इन हिंदी। कि रियल एग्जाम्स में आपको यही क्वेश्चंस आपको खुद पढ़ने हैं, आपको लैंग्वेज को खुद कंप्रीहेंड करना है एंड देन डिसाइड व्हाट वुड बी द आंसर। अ माइल्ड वर्ड क्वेश्चन इज अ माइल्ड वर्ड phrase that substitute for another which would be undesirable because it is too direct, unpleasant or offensive। एक तरह की फिगर ऑफ स्पीच होती है। तो पॉइंट ऑफ व्यू बोलेंगे, यूफेमिज्म बोलेंगे, यूफ्यूज बोलेंगे, सटायर बोलेंगे। सो व्हाट वुड बी योर आंसर? टेक योर टाइम एंड आंसर इट फास्ट बिफोर आई एम गोइंग टू गिव यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं एंड आंसर इज यूफेमिज्म। यूफेमिज्म वो डिवाइस होती है जहां पर हार्श और बुरे लगने वाले शब्दों को थोड़े नॉर्मल और न्यूट्रल फील होने वाले शब्द से रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, ही इज डेड की जगह बोल दिया जाता है ही इज नो मोर। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूफेमिज्म। क्वेश्चन नंबर 2, शेक्सपियर ट्रोलियस एंड क्रेसिडा इज ए वर्क ऑफ शेक्सपियर। देयर इज ए टाइटल फ्रॉम शेक्सपियर कॉमेडीज। ट्रोइलस एंड क्रेसिडा इज ए वर्क ऑफ शेक्सपियर्स एंड ऑप्शंस में क्या है? अब ये क्वेश्चंस क्लियर नहीं है जब तक ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे। पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंटल वर्क, पीरियड ऑफ ग्रेट कॉमेडीज, पीरियड ऑफ ग्रेट ट्रेजेडीज एंड पीरियड ऑफ ड्रामेटिक रोमांस। तो शेक्सपियर के किसी वर्क की बात यहाँ पर की है और वो शेक्सपियर के किस करियर में आता है? ऑप्शंस आर वेरी क्लियर। ट्रोइलस एंड क्रेसिडा इज अ डार्क कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर। और उनकी डार्क कॉमेडीज कब लिखी गई थी ये फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट है बिल्कुल। ठीक है, उनकी जो डार्क कॉमेडीज आई थी वो 1600 के बाद आई थी और 1607 के बीच में आई थी। और यही वो पीरियड है, पीरियड ऑफ ग्रेट ट्रेजेडीज। इसी के साथ इन्होंने अपनी तीनों डार्क कॉमेडीज प्रेजेंट की थी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। हु डज नॉट बिलोंग टू द फेमस प्ले हेमलेट। शेक्सपियर के हेमलेट पर फिर एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि इसमें से कौन कैरेक्टर से बिलोंग नहीं करता है? ऑप्शंस आर ओफिलिया, लार्टिस, कैसियो एंड फोर्टीन ब्रास। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चंस, द मोस्ट पॉपुलर प्ले एंड यू मस्ट नो द कैरेक्टर्स फ्रॉम द प्ले। हु डज नॉट बिलोंग टू द फेमस प्ले हेमलेट? 1602 में आया था। बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस आना चाहिए। कैसियो, कैसियो हेमलेट में नहीं है, इंस्टेड ऑफ ये ओथेलो में है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश किंग्स इंप्लीमेंटेड द डिवाइन राइट ऑफ किंग्स। ये कंसेप्ट था उनका, डिवाइन राइट ऑफ द किंग्स, की भगवान के बाद, गॉड के बाद अगर पृथ्वी पर कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव है तो वो गॉड है। ऐसा डिक्लेरेशन अपने आप को करना ही कहलाता है डिवाइन राइट ऑफ द किंग्स। तो यू मस्ट नो हु डिक्लेयर्ड दिस, हु इंप्लीमेंटेड दिस लॉ। Queen Elizabeth first, James first, Charles first, Charles second. You know this fact of history of English literature, and that belongs to the age of William Shakespeare. In 1604, the King of England declared and implemented the divine right of the king. So 1604 में आपका बेसिक कंसेप्ट पर क्वेश्चन है फिर 1604 में कौन राजा था शेक्सपियर के समय में? तो दैट वाज द जेम्स फर्स्ट। 1603 में एलिजाबेथ के बाद ही बिकेम द क्राउन ऑफ इंग्लैंड। एक ही क्वेश्चन बेसिक से जुड़ा हुआ है, बेसिक या बेसिक से कनेक्टेड है, यही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस की संख्या होती है 70%। ठीक है, वो सारे स्टूडेंट्स से बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग से कोचिंग ले चुके हैं, लेकिन उनका अभी भी स्कोर इतना इंप्रूव नहीं आ रहा है।
दैट मे बी अ रीजन, एक कारण हो सकता है कि उनका बेसिक अभी इतना क्रिस्टल क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है बी। पीरियड बिटवीन 1649 एंड 1660 इज नोन एज, इंग्लिश हिस्ट्री में पीरियड 1649 टू 1660 इज नोन एज, ऑप्शंस में प्यूरिटन एज है, कैरोलाइन एज है, इंटररेग्नम है, रेस्टोरेशन है। अगेन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एवरी लिटरेरी स्टूडेंट्स मस्ट नो द नेम ऑफ पीरियड्स एंड देयर ड्यूरेशंस। 1649 to 1660 according to options interregnum, the period between two monarchy। ठीक है, इससे पहले चार्ल्स फर्स्ट थे 1649 तक, और 1660 में किसका शासन आया, चार्ल्स सेकंड का। तो दो राजाओं के बीच का अगर कोई समय जहां पर किसी का भी शासन नहीं था, तो इस पीरियड को ही इंटररेग्नम बोलते हैं। अगर रूल के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर पार्लियामेंट का शासन था, तो इसको कॉमनवेल्थ पीरियड भी बोलते हैं, कॉमन वेल्थ पीरियड। ठीक है, इस पीरियड के दो नाम है, रूल के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट का शासन था, सो दैट वाज अ पीरियड ऑफ कॉमनवेल्थ। ठीक है, लेकिन किसी राजा का शासन नहीं था, तो दो रूल्स के बीच में आने वाले समय को इंटररेग्नम बोला जाता है। तो सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन में कॉमनवेल्थ होगा तो दैट वुड बी ऑल्सो करेक्ट। तो यही तो बेसिक कंसेप्ट है कि वी मस्ट नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 6, द टाटलर अ लिटरेरी मैगजीन। यस, लिटरेरी मैगजीन 18th सेंचुरी में डेवलप होना स्टार्ट हुई थी, तो द टाटलर उसमें से एक है। वाज स्टार्टेड बाय रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिसन, सैमुअल जॉनसन, थॉमस ब्राउन। व्हाट वुड बी द आंसर? 1709 में स्टार्ट होने वाली थी, और इसके स्टार्टर थे सर रिचर्ड स्टील। ए करेक्ट आंसर है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, what is not correct in regard to romantic drama of Elizabethan age? Yes, very interesting and one of the favorite question that may fall in your upcoming exam, आपके आने वाले एग्जाम में आ सकता है। नोट करेक्ट, सबसे पहले इस पॉइंट पर आपको जरूर ध्यान देना है। तो ऑप्शंस पढ़ना जरूरी है, तभी मालूम होगा कि क्या सही नहीं है। इट मेक्स फ्री यूज ऑफ वैरायटी इन थीम एंड टोन, इट इज essentially drama of action and nearly everything that happens is represented on the stage, it employs both action and narrative in carrying on a plot, it follows the three unities of the time, place and action। so what is not correct? ठीक है, इट सीम्स डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन करेक्ट है कि एलिजाबेथन एज में यूज होने वाले रोमांटिक ड्रामा में थ्री यूनिटीज को फॉलो नहीं किया जाता था, और यहाँ पर लिखा है कि ये फॉलो करता था, तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। ओके, लाइक एंड शेयर कर दीजिए जल्दी से वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, विलियम शेक्सपियर वाज क्लोजली कनेक्टेड विद द ग्लोब एस्टैब्लिश्ड इन 1599 एंड ऑप्शंस में ब्लैक फ्रायर्स है, द लोटस है, द कर्टेन है, द थिएटर है। विलियम शेक्सपियर वाज क्लोजली कनेक्टेड, इवन ही वाज ए शेयर होल्डर इन द ग्लोब, जो स्टार्ट हुआ था 1599 में, और ब्लैक फ्रायर जो फर्स्ट प्राइवेट थिएटर भी है। तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चेक योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन, आपके बेसिक कंसेप्ट कितनी क्लियर है, ये क्वेश्चन उसी पर्पज से प्रेजेंट किए जा रहे हैं। ठीक है, सिलेक्शन बैच से अब कोई वीडियो यूट्यूब पर नहीं आएगी, सभी स्टूडेंट्स ने बिल्कुल एक सिरे से मना कर दिया है कि डू नॉट प्रोवाइड दीज वीडियोस पब्लिकली। वो सारे क्वेश्चन जितने भी रिलेवेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो पब्लिक ना किया जाए, कंपटीशन इज वेरी हाई। तो वो केवल सिलेक्शन बैच ऐप में ही आपको मिलेगा, उसका जितना भी कंटेंट है। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवाइवल ऑफ रोमांटिसिज्म इन 18th century? What is the question? I told you that I'm not going to translate the question in Hindi, but you have to understand it yourself. So, in 18th century, there was a revival of Romanticism, and who among the four was not associated with this movement? Everything is connected to TGT English syllabus. TGT English syllabus. Yes, I'm sure. William Blake, Robert Burns, Thomas Chatterton, and John Thompson. If we talk about answer, इसका D है, James Thompson was not associated with the revival of romanticism. He was a predecessor of this. वो इससे कहीं पहले 1739 में उन्होंने द सीजन पोएम प्रेजेंट की थी।
जिसने बिगिनिंग की थी नेचर को प्रेजेंट करने वाली पोएम की, तो इस रोमांटिसिज्म रिवाइवल से भी पहले उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी थी। तो वो क्लोजली इससे एसोसिएटेड नहीं थे, वो इससे पहले अपनी पोएम लिख चुके थे, द सीजन्स। तो आप ये कह सकते हैं कि ही वॉज द बिगिनर, ही वॉज द फर्स्ट टू प्रेजेंट पोएम ऑन नेचर एंड रोमांटिसिज्म, जेम्स थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, I wander lonely as cloud that floats on high over vales and hills. What figure of speech has been used? The line has been taken from Wordsworth's very popular poem, Daffodils. But here he is asking what figure of speech has been used in this line, I wander lonely as a cloud, personification, apostrophe, pathetic fallacy, and metonymy. Metonymy is also there in the option. But यहाँ पर सिमिली का यूज हुआ है, तो सिमिली ऑप्शंस में नहीं है। नेचर को ह्यूमनाइज किया है, ह्यूमन एस्क्राइब किया गया है, एंड दैट इज नॉट पैथेटिक फैलेसी। जॉन रस्किन का कंसेप्ट जरूर आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, यू मस्ट नो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द यूज्ड फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। माय लिप्स टू ब्लेसिंग पिलग्रिम्स, श्रद्धालु, रेडी स्टैंड टू स्मूथ दैट रफ टच विद अ टेंडर किस। What figure of speech has been used here? Hyperbole, metaphor, metonymy, and personification. लिप्स को कंपेयर किया है शर्माते हुए, ब्लश करते हुए पिलग्रिम से। ठीक है, तो ऐसे किसी चीज को दूसरी चीज मान लेना, दैट इज द यूज ऑफ मेटाफर विदाउट द यूजिंग ऑफ कंपैरिजन वर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, द चाइल्ड shows the man, the child shows the man as morning shows the day, line has been said, very important line, very important line, and options are William Shakespeare, John Milton, William Wordsworth, and P.B. Shelley. Line has been used in the work of John Milton is the correct answer। जो काम बच्चा, चाइल्ड सोज द मैन, ठीक है, जब हम मैच्योर होते हैं तो उससे पहले चाइल्डहुड होता है, और ठीक मॉर्निंग जो होती है वो हमें दिन को दिखाती है, तो वो उसकी बिगिनिंग होती है। तो लाइन हैज बीन यूज्ड इन जॉन मिल्टन। चलिए आपको बता देता हूं, इट हैज बीन यूज्ड इज पैराडाइज रिगेन। पैराडाइज रिगेन। Question number 13, I must be cruel only to be kind is an example of, again, this is question related to FOS, means figure of speech. So metaphor is option, oxymoron, paradox, antithesis. I must be cruel only to be kind. I will not explain in detail, but answer is, this is a paradox. When self-contradictory statement is there, then it is known as paradox. I must be cruel only to be kind, अपने आप को क्या कर रहा है, कंट्रास्ट कर रहा है। Some animals are equal, but some are more equal than others. This is again a question on figure of speech. Some animal are equal, और कोई और more equal कैसे हो सकता है? This is the situation. Figure of speech is paradox, oxymoron, epigram, and antithesis. The thing is already equal, then it cannot be more equal. This is self-contrasting statement. Again, the use of paradox. O Julius Caesar, thou art martyred statement has been used in Shakespeare, one of the play. The name is Julius Caesar, but who is the speaker of this line? Antony, Brutus, Cassius, and Octavius. Julius Caesar, thou art mighty, yet yes, it has been said by in Julius Caesar by Brutus and Julius Caesar, one of the Roman play by William Shakespeare. Reputation is an idol. Reputation is an idol and most fall in position. I won't take your extra time, even a minute. टू द पॉइंट, कंसेप्ट की बात होगी, कंसेप्ट लेवल ऑफ प्रिपरेशन की बात होगी, उसको करते रहेंगे। तो स्टेटमेंट इज हियर, रेपुटेशन इज एन आइडल एंड मोस्ट फॉल्स इन पोजीशन, ऑफन गोट विदाउट मेरिट, often got without merit and lost without deserving. Antithesis. Okay, but here he is asking that line has been taken from Shakespeare, which play? Which play? Othello, Macbeth, King Lear, and Hamlet. Obviously, this is one of the important line that may be asked in your exam, and that has been taken from the tragedy of Othello.
The Moor of Venice. Question number 17. Who killed Mercutio in Romeo and Juliet play? Yes, there are so many deaths in Romeo and Juliet, even some suicide, and two are murder. So, who killed Mercutio in Romeo and Juliet play? Is it Romeo? It is Tybalt? It is Lodovico? Or it is Friar? Yes, Tybalt is the correct answer. Tybalt killed Mercutio and Romeo killed. Mercutio was killed by Tybalt, and then in anger Romeo killed Tybalt. 18. Question number 18. Change the given sentence into passive voice. They were pulling down the old buildings. You have to focus on the tense and subject and object, and it's going to be very easy. But कैसे होगा? They were pulling down the old theaters, old buildings. The old buildings were being pulled down by them. The old building were being pulled, were being pulled by them. He would be the correct answer. Question number 19. Question number 19. Which of the following poem is not written by William Wordsworth? अब बेसिक क्वेश्चन है कि ऑथर के सभी वर्क हमें प्रिपेयर होने चाहिए। इस पैटर्न पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सभी ऑथर पर एक एक दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं। इट मीन 6 to 7 क्वेश्चन आते हैं। Ode to Nightingale, daffodils, line written in few miles about Tintern Abbey, I wandered lonely as a cloud. And what would be the answer for question number 19? Is not written by William Wordsworth. Ode to Nightingale is not a work by William Wordsworth. Rest are the poems by William Wordsworth. A is the correct answer. देखते रहिए आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपका बेसिक कंसेप्ट कितनी क्लियर है। ठीक है, 27 आपका स्कोर जरूर होना चाहिए। आपको लगता है कि मेरा बेसिक ठीक है। Which famous work by Wordsworth is considered the starting point of Romantic movement? Romantic revival was different thing that was prior to Romanticism, and that Romantic movement whose representative was the William Wordsworth, उनकी कौन सा वर्क था इसको बिगिनिंग मानी जाती है? लिरिकल बैलेट्स, द प्रिल्यूड, द एक्सकर्जन दो बार आ गए यहाँ पर। चलिए, यू हैव 3 ऑप्शंस ओनली। लिरिकल बैलेट, yes, lyrical ballad is the correct answer for this question. Is the correct answer. A is right answer. Which of the following is not a theme in Wordsworth poetry? Wordsworth belonged to which movement, and what was the characteristic of this movement and this question associated with this? बेसिक कंसेप्ट है, ऑथर की खासियत जाननी चाहिए और उस एज में किस तरह की पोएट्री लिखी गई, क्या सिचुएशन थी और उनकी पोएट्री में वो रिफ्लेक्ट होता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज नॉट अ थीम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ्स पोएम। सी करेक्ट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22, एब्सेंस ऑफ नॉलेज स्टैंड्स फॉर, वोकैबुलरी का क्वेश्चन है। एब्सेंस ऑफ नॉलेज स्टैंड्स फॉर प्रीसेंस, ओमनीसेंस, निसेंस एंड इंटेलिजेंस। एब्सेंस ऑफ नॉलेज, absence of knowledge is known as nescience. Nescience। 22 सी करेक्ट आंसर है। 23rd, the phrase Hobson's choice, a phrase है Hobson's choice means accept or leave the place, excellence choice, worst choice and feeling of security। रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो इट मे बी आस्क, फ्रेज है हॉब्सन चॉइस का मतलब होता है जहां आपके पास कोई और चॉइस ना हो, या तो एक्सेप्ट करो इसको या फिर छोड़कर चले जाओ। यू हैव नो अदर चॉइस, तो एक्सेप्ट और लीव द प्लेस इज नोन एज हॉब्सन चॉइस। हॉब्सन की सिचुएशन पर ही ये फ्रेज बना है। हॉब्सन जो ये कैरेक्टर है उसके ऊपर पूरी कहानी है, अभी डिस्कस करने का समय नहीं है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24, इंग्लिश बिकम द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट इन इंग्लैंड। कोर्ट का मतलब यहाँ राजा के दरबार से था, मतलब एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को यूज किया जाने लगा। ऑप्शंस आर 1343, 1350, 1362, 1384। It was the time when Chaucer was a literary figure in English literature in Anglo-Norman period, and it was the year 1362 when officially English became the court language। इससे पहले फ्रेंच में ही ऑफिशियल वर्क हुआ करते थे। Question number 25. Question number 25. Bathos is a Greek term that means
ड्रामा में यूज होने वाला एक टर्म है बैथोस, तो उसका मीनिंग पूछा है सैलो, डेप्थ, डाउनफॉल और राइज। Pathos is a Greek term and that represent depth, exposition, then rising action, then climax, then falling action and falling action में ही bathos आता है। तो जब डाउन साइड आ रही है और यही डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है, और ग्रीक में इसी को बैथोस बोला जाता है। करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 26, who disapproved the pastoralism and methodology in Milton's Lycidas 1637 में। मिल्टन की पोयम थी लेसिडस, पेस्टोरल एलजी थी, और उसके पेस्टोरलिज्म और मेथोडोलॉजी को डिसअप्रूव किया था जॉन ड्राइडन, सैमुअल जॉनसन, मैथ्यू अर्नोल्ड और टीएस इलियट। टीएस इलियट नहीं, तो आंसर इज सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन हार्शली क्रिटिसाइज्ड द पेस्टोरलिज्म एंड मेथोडोलॉजी ऑफ मिल्टन्स लेसिडस। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, द फ्रेज आई आर्ट फॉर आई आर्ट, आई आर्ट फॉर आई आर्ट इज रिलेटेड टू विच मूवमेंट। एक लिटरेरी मूवमेंट थी, उससे एसोसिएटेड है, नाम पूछा है डेकाडेंस, एस्थेटिसिज्म, इफेक्टिव पॉलिसी एंड रोमांटिसिज्म। आई पाव आई आर्ट is a French term that means art is for art's sake and that is associated with aestheticism, जिसकी शुरुआत फ्रांस से हुई थी। फ्रेंच टर्म है आई आर्ट पाव आई आर्ट। ठीक है। पोयम पर से, पोयम पर से भी इसी से एसोसिएटेड है, पोयम इज फॉर द सेक ऑफ इटसेल्फ। यही है आर्ट इज फॉर आर्ट सेक, एंड इसको हम पोयम पर से मतलब जो लिटरेरी वर्क है वो केवल अपने ही सेल्फ पर्पज के लिए लिखे जाते हैं, यही मतलब होता है इसका। 28, क्वेश्चन नंबर 28, a short narrative poem in prose or verse that exemplify an abstract moral principle of human behavior is called। In the sentence human behavior is more important, it is fable, parable, exemplum or allegory। If it is about the animal's behavior then it would be fable, but it is about human behavior where a moral has been presented through this short narrative, that is known as parable। B is correct answer। Question number 29, question number 29, the term wit denotes a kind of verbal expression which is। एक ऐसा verbal expression होता है, क्या present करता है? Presentation of knowledge, brief and depth, a typical form of epigram, B and C। What would be the answer? Presentation of knowledge, ज्ञान का भंडार, brief and depth, संक्षिप्त में, to the point, a typical form of epigram। Yes, B and C is the correct answer, दोनों ही सही है, तो इसलिए D would be the correct answer। यही विट की सही डेफिनेशन आप एमएच अब्राहम्स की ग्लोसरी से पढ़ेंगे, तो दैट क्वेश्चन हैज बीन डायरेक्टली टेकन फ्रॉम देयर। आपसे इस एग्जाम में पूछा जा सकता है विट इज नॉट प्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, नो, it is a typical form of epigram that is brief, to the point and depth in meaning। Who is known as the Greek among the romanticists? There are two generations of poets in romantic age, the younger generation and the senior generation। Okay, so among these romantic poets, who is known as the Greek for his Hellenic spirit? Wordsworth, Shelley, Byron और Keats? Undoubtedly Hellenic spirits के लिए जाने जाते हैं। Keats is the correct answer, D। And how much you have scored out of 30? ठीक है, if you have scored 27 or plus, then your basic is very clear। But if you have less than that, then you need to focus on that very particular segment, because सभी बेसिक कंसेप्ट यहाँ ऑथर और कुछ माइनर क्वेश्चन ग्रामर के साथ, वोकैबुलरी के साथ और स्पेशली लिटरेरी टर्म को फोकस करते हुए पूछे गए हैं। दैट इज द बेसिक ऑफ टीजीटी इंग्लिश कोर्स। हिस्ट्री पर कुछ कंसेप्ट थे, क्योंकि उसी से एसोसिएटेड होकर ऑथर को भी हम जल्दी समझ पाते हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हैं। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।